नमस्कार, मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम प्रणाली में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 में शामिल रीढ़ की हड्डी एकांकी को पढ़ेंगे। तो इस एकांकी को पढ़ने से पहले इस एकांकी के जो एकांकीकार यानी लेखक जो हैं, जो रचनाकार हैं, उनके जीवन से पहले परिचित हो लेते हैं। तो इस पाठ के लेखक जो हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जो हैं इस पाठ के लेखक हैं। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को खुर्जा बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में हुई। उच्च शिक्षा यूंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई थी। प्रयाग विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कार रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी इनके जीवन में साहित्य की भूमिका में प्रयाग विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सन 1939 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी में करने के बाद 1941 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस में चुन लिए गए। अब बात ये आती है कि एक अंग्रेजी के विद्यार्थी होते हुए भी इनकी हिंदी के प्रति इतनी रुचि थी कि इनकी हिंदी में बहुत सारी रचनाएं हैं, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है। तो ये विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1941 में फिर उनका इंडियन सिविल सर्विस में चुना जाना, ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। बात आती है कि जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के लेखक एवं नाटककार थे। वे उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। रंगमंच के निर्माण, निर्देशक, अभिनय, संकेत आदि के संबंध में आपको विशेष सफलता मिली है। यानी जगदीश चंद्र माथुर को रंगमंच के निर्माण में, निर्देशन में, अभिनय में आदि में विशेष सफलता मिली। परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के एक ऐसे ऐतिहासिक समय में जगदीश चंद्र माथुर ICS ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। मतलब वो ICL ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर ऑफ जनरल भी थे। उन्होंने ही AIR का नामकरण किया। AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण आकाशवाणी किया था। उन्होंने ही सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण भी किया था, आकाशवाणी। टेलीविज़न उन्हीं के ज़माने में वर्ष 1951 से शुरू हुआ था। यानी टेलीविज़न का प्रचलन जो है उन्हीं के ज़माने में सबसे अधिक प्रचलित हुआ था। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वे ही रेडियो पर लेकर आए थे। सुमित्रानंदन पंत से लेकर दिनकर, ये साहित्यकार हैं, बड़े बड़े साहित्यकार, दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ उन्होंने हिंदी के माध्यम से संस्कृति पुनर्जागरण का सूचना संचार तंत्र विकसित और स्थापित किया। जगदीश चंद्र माथुर उपन्यास यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कंकर, कभी न छोड़े, खेत धरती धन अपना, ये उनके सब चर्चित उपन्यास हैं। अब बात आती है कि उनके द्वारा जो रचित एकांकी है रीढ़ की हड्डी, उस एकांकी को पढ़ने से पहले इस एकांकी के उद्देश्य को हम लोग जान लेते हैं कि इस एकांकी का उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तुत एकांकी में नाटककार का उद्देश्य समाज की उस प्रवृत्ति का खंडन करना है जिसमें लड़कियों को शादी के लिए भेड़ बकरियों की तरह तौला जाता है। यानी हमारे समाज में लड़कियों को जब लड़कियों की शादी विवाह होती है तो हम लड़कियों को सही हाथों में, यानी जिस तरह की लड़की की काबिलियत होती है उस तरह के लड़कों के साथ हम शादी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है, तो उसी का उन्होंने खंडन किया है। इसमें लड़कियों के शादी के लिए भेड़ बकरियों की तरह तौला जाता है। लेखक ने आधुनिक, पढ़ी लिखी, स्वावलंबी और आत्मगौरव से परिपूर्ण बालिका उमा के माध्यम से रूढ़िवादी लोगों को
बुरी तरह लताड़ा है। इसमें उमा जो है मुख्य कैरेक्टर है, यानी मुख्य पात्र है। उसी के माध्यम से जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, जो प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है, उसी को मानने वाले जो लोग हैं, उन्हीं को उन्होंने लताड़ा है। अपने पुत्र के दोष को न देखने वाले मनुष्य भी लड़की के गुण दोषों की कितनी छानबीन करते हैं। ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व गोपाल प्रसाद करते हैं। अब इस एकांकी में ये बताया जा रहा है कि उनके पुत्र में कई गलतियां हैं, लेकिन अपने पुत्र की गलतियों को न देखते हुए वो लड़की के गुण और दोषों का छानबीन करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का उन्होंने इस पाठ में प्रतिनिधित्व किया है, मतलब उजागर किया है, जो गोपाल प्रसाद के नाम से है। उमा के व्यक्तित्व के समक्ष शंकर नगण्य है, नगण्य मतलब जीरो है। फिर भी गोपाल प्रसाद उसकी योग्यता की सराहना करते हैं। इस प्रकार लेखक ने विवाह की रूढ़िवादी व्यवस्था, व्यावसायिक मनोवृत्ति का उपहास किया है। लेखक अपने उद्देश्य में सफल है। आगे कहता है कि देशकल, इस दृष्टि से यह एकांकी सफल है। ये हमारे समाज में, देश में ये एकांकी जो है एकदम यथार्थ है, जो हमारे समाज पे एकदम एक आईने की तरह प्रस्तुत होती है। ऐसी घटनाएं प्रायः मध्य वर्गीय परिवार में, यानी मिडिल क्लास फैमिली में ऐसी घटनाएं जो है अक्सर देखने को मिल जाती है। पूरी एकांकी एक ही अंक में है, एक ही रंगमंच पर है और एक ही घटना को लेखक प्रदर्शित होता है, एक ही लेख प्रदर्शित होता है। मतलब ये एकांकी जो है एक ही रंगमंच पर, मतलब जैसे होता है ना कि कोई नाटक देखते हैं तो उसमें सीन बदलता है, अलग अलग सीन होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये घर का दृश्य है, उसी घर के दृश्य में ये सारे काम होते रहते हैं एक ही जगह पर। तो इसीलिए एक ही रंगमंच है और एक ही घटना है, उसको उसमें प्रदर्शित किया गया है। इसमें एकांकीकार ने व्यंग्यात्मक शैली अपनाई है। इसमें पर्याप्त अभिनयशीलता का आदर्श निहित है। इसकी भाषा बड़ी सरल, प्रचलित और पात्रानुकूल है। वकील होकर भी गोपाल चलती सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस एकांकी में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है और ये एकांकी बड़ी ही सुंदर है, जो हमारे मध्य वर्गीय परिवार के लिए एकदम एक आईना की तरह है। जैसे कि हमारे समाज में होता है, वो सारी चीज़ें जो है इस एकांकी को पढ़ने से ऐसे लगता है कि आज भी वो जो एकांकी में पढ़ाया गया है, वो सारी चीज़ें ऐसे लगता है कि आज भी हमारे परिवार और समाज में हो रही है। तो इस एकांकी को हम लोग अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।